स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अभी WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ है जेनेवा के अंदर, और इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारत की काफी बड़ी जीत हुई है। ये आप देख सकते हो, इंडिया हैज बीन एबल टू सिक्योर फेवरेबल आउटकम एट WTO आफ्टर मेनी ईयर्स। ऐसा हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका कहना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या एक्चुअल में ऐसा हुआ है, यहाँ पर भारत को क्या फायदा मिलेगा इससे, क्या क्या नेगोशिएशंस करना पड़ा। बताया जा रहा है कि ये जो डील हुई है WTO में कई वर्षों के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है। वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कोर्सेज को लेना चाहते थे, आप हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए। वहां पर आपको ये जो पूरा लाइव फाउंडेशन बैच है वो मिल जाएगा, क्योंकि ये 20 जून से स्टार्ट हो रहा है। और खास बात इसमें यह है कि लाइव क्लासेस पढ़ाए जाएंगे हमारे एजुकेटर्स के द्वारा। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग होगी, 1-to-1 मेंटरशिप आप ले सकते हो, MCQ कराया जाएगा, डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें फैसिलिटीज दी जा रही हैं ताकि आपकी जो पूरी यूपीएससी की जर्नी है वो और ज्यादा अच्छे से हो सके। अब ध्यान रखना है कि इनॉग्रल ऑफर के तौर पर सिर्फ 18,500 में अगर आपको मिलना है ये पूरा ऑफर, तो आप अंकित लाइव का इस्तेमाल करिए हमारे ऐप और वेबसाइट पे। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना कि इसकी अलग अलग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती रहती है। मतलब कि जो इसके मेंबर्स हैं, अब कितने मेंबर्स हैं, टोटल 164 मेंबर्स हैं। तो यहां पर क्या है कि विश्व के अंदर ट्रेड अच्छे से हो सके, व्यापार ज्यादा बढ़ सके ग्लोबलाइजेशन के जमाने में, इसी को देखते हुए यहां पर कॉन्फ्रेंसेस होता है और एक डील आई जाती है। लाइक आपने कई बार सुना होगा बाली पैकेज और इस तरह के कई कुछ चीजें आती रहती हैं, राइट। तो यहां पर क्या है कि यही मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हो रहा था जेनेवा में। वैसे मैं आपको बता दूं कि WTO का हेडक्वार्टर भी है, वैसे तो अलग अलग शहरों में होता रहता है, लेकिन इस बार का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, और ये था 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना है आपको, ये 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था, जिसके अंदर भारत बढ़ चढ़कर लीड कर रहा था, इसको पूरा कोर्स को बढ़ा रहा था ताकि भारत के फेवर में कुछ हद तक जो चीजें हैं वो हमें मिल सकें। क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मुद्दे होते हैं वो यहीं पर डिसाइड होते हैं कि मान लीजिए भारत क्या अपने फार्मर्स को सब्सिडी दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। मान लो WTO के अंदर बोल दिया गया कि नहीं दे सकता, तो हम नहीं दे पाएंगे और इसकी वजह से हमारे फार्मर्स को नुकसान हो सकता है। क्या हम अपने फिशरमैन के लिए कुछ कर सकते हैं? अगर WTO के अंदर बोल दिया गया नहीं कर सकते तो नहीं हो पाएगा। क्या हम किसी प्रकार की ड्यूटी लगा सकते हैं? अगर मान लो चाइना बहुत सारे गुड्स को डंप कर रहा है भारत में, अगर हम ड्यूटी नहीं लगा पाएंगे तो हमारा जो नुकसान है वो भारत के अंदर होगा। तो इसलिए ये जो पूरा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और राउंड द क्लॉक इसमें बातचीत चली है और बताया जा रहा है कि 9 वर्षों के बाद पहला मेजर एग्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। अब इस पूरे डील में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा, और ये आपको ध्यान रखना। एक है फूड सिक्योरिटी को लेकर कुछ बोला गया है, फिशरी सब्सिडीज, हमारे जो फिशरमैन हैं उनके लिए कुछ किया गया है, और साथ ही साथ पैंडेमिक को देखते हुए जो कोविड वैक्सीन है उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की गई हैं। और ये सारे मुद्दे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं तो भारत ने और भी चीजों को पुश करने की कोशिश की थी, लेकिन चीजें उतनी हो नहीं पाई। लेकिन यहां पर आप कह सकते हो कि जो भी रिजल्ट आया है कुछ हद तक भारत उसको सपोर्ट, मतलब भारत एक प्रकार से खुश हो सकता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव में नहीं गए, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव के चांसेस भी हो सकते थे, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले आप देख सकते हो यहां पर जो पीयूष गोयल साहब हैं वो गए हुए थे, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि वो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, और जो भी कॉमर्स मिनिस्टर होता है वो यहां पर WTO में भारत को रिप्रेजेंट करता है। ये था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12। वैसे आप देख सकते हो यहां पर जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट हुआ था 1996 से सिंगापुर में, फिर जेनेवा, फिर 1999, फिर 2001। अगर आप यहां पर ये देखोगे ना तो हर 2 साल के बाद आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 जेनेवा में 12 से 16 जून ये पूरा चला था। और ये देख सकते हो आप कि यहां पर 2017 में भी जब हुआ था वो आपका ब्यूनस एयर्स हो गया। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो नैरोबी है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 2015 में, उसको नैरोबी पैकेज बोला गया। उसी प्रकार से बाली में हुआ तो बाली पैकेज बोला गया। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
और इस बार का जो हुआ है उसके अंदर पीयूष गोयल साहब ने कहा है कि इंडिया इज 100% सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर आउटकम फ्रॉम दिस मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। और भारत, इंडिया वॉज सक्सेसफुल इन एंश्योरिंग द लाइवलीहुड ऑफ फार्मर्स एंड फिशरमैन। तो हमारे जो फार्मर्स हैं और फिशरमैन के लिए उनका लाइवलीहुड बचा रहे, इसको हम सिक्योर करने में कामयाब रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वॉज सक्सेसफुल इन कन्विंसिंग कि जो पेटेंट वेवर है वो मिलना चाहिए कोविड वैक्सीन के लिए, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि 1 इन 2 ईयर जो पूरा मेगा डील है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि लुढ़कता जा रहा है, लेकिन फाइनली आप कह सकते हो कि हमने उसको कामयाब बना दिया है। कहने का मतलब यह है कि जब ये पूरा कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो रहा था तब ऐसा लग रहा था कि इसका कोई बहुत बड़ा परिणाम नहीं निकलेगा, ये फेल हो जाएगा। जैसे 2015 में भी बड़ी बड़ी बातें कही गई थी, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉमिसिंग नहीं निकला था और ऐसा लग रहा था कि जो ग्लोबलाइजेशन है, मल्टीलैटरलिज्म है, ये धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन ये जो पूरा डील हुआ है इसको आप कह सकते हो कि वापस से चीजें सुधर रही हैं, स्टार्ट हो रही हैं। अब मैं आता हूं एक एक करके जो मुद्दा हुआ है यहां पर। सबसे पहला फिशरीज का मुद्दा क्या है। देखो यहां पर अभी तक क्या था कि जो एग्रीमेंट होता था फिशरीज पर वो बेसिकली लिमिटेड था ओनली अप टू इलीगल, अनरिपोर्टेड, अनरेगुलेटेड फिशिंग। देखो शॉर्ट में मैं अगर आपको समझाऊं ना तो क्या होता है कि जो बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े जो देश होते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो अपने फिशरमैन को बहुत सारी सब्सिडीज देते हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज देते हैं, अच्छा अच्छा शिप देते हैं। तो वो जो फिशरमैन होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के, वो डीप वाटर फिशिंग करते हैं, मतलब समुद्र के बीच में कहीं पर भी चले जाते हैं और वहां पर फिशिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और जो रिसोर्सेज है वो खुद कंज्यूम कर लेते हैं, जिनकी वजह से उनको बहुत सारा फायदा होता है, राइट। और अभी तक प्रॉब्लम क्या था कि इनके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई थी कि जिस प्रकार से ये डेवलप्ड कंट्रीज अपने फिशरमैन को बहुत सारा सब्सिडी देके विश्व का जो रिसोर्सेज है वो अपने हाथ में ले लेते हैं, तो उसको लेकर कोई अभी तक पाबंदी नहीं थी। और पाबंदी अभी तक किस पर थी, सिर्फ जो इलीगल फिशिंग किया जाता है उसके ऊपर थी। तो यहां पर भारत की तरफ से बार बार कोशिश यही हो रहा था कि ये जो सब्सिडीज बड़े बड़े देशों के द्वारा दिया जाता है उसको रोका जाए किसी प्रकार से। अगर नहीं रोका गया तो इसकी वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको नुकसान होगा। तो यहां पर क्या हो रहा था कि जो भी टॉक हो रहा था, जो भी यहां पर बातचीत हो रही थी, उसके अंदर यह बोला गया कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम 7 इयर्स तक ही सब्सिडी दे सकते हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो सब्सिडीज बंद कर देंगे। लेकिन भारत को लगा कि अगर हम सिर्फ 7 साल तक ही सब्सिडीज दे पाएंगे फिर हमारे फिशरमैन का क्या होगा। और इसी की वजह से भारत ने उसके ऊपर बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन उठाया। भारत ने कहा कि सिर्फ 7 साल तक नहीं, हमें एटलीस्ट 25 साल का भरोसा चाहिए कि भारत और जो बाकी के डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने फिशरमैन के लिए 25 साल तक थोड़ी बहुत जो भी सब्सिडीज हम देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने क्या है, जो डिस्टेंस शिपिंग होती है ना, डीप वाटर शिपिंग, जो बीच समुद्र में जाके फिशिंग करते हैं, वो हमने अभी तक किया नहीं था, तो हमें उसका अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है। तो आगे आने वाले समय में धीरे धीरे हम उसका बेनिफिट उठा सकें, इसके लिए हमें यहां पर उनको सब्सिडी देनी होगी। तो ये सब्सिडी हम 25 साल तक दे सकें। देखो अभी 25 साल तय तो नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बातचीत चलेगी। मतलब कि इस डील के अंदर यह कहा जा रहा था कि सब्सिडी देना सिर्फ 7 साल तक ही अलाउ होगा, लेकिन हमने उसको ब्लॉक कर दिया, हमने उसको रोक दिया और कहा कि नहीं, अभी हमें इसके ऊपर डिस्कशन किया हो सकता है। तो ये आप एक कह सकते हो कि भारत को जो नुकसान हो सकता था उसको एक प्रकार से हमने यहां पर रोक दिया है। तो ये फिशिंग का मामला हो गया। दूसरा यहां पर पेटेंट वेवर। एक्चुअली क्या है कि पैंडेमिक को देखते हुए यहां पर एक काफी बड़ा रिस्पांस चाहिए था, क्योंकि WTO के अंदर एक एग्रीमेंट है, आपने सुना होगा, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आपको पता है कि इसको लेकर पिछले साल भी बहुत चर्चा हुआ था कि जो वैक्सीन बनाई जा रही हैं, क्या वो वैक्सीन की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, क्या वो उसको भी बना सकते हैं उसी फॉर्मूले से, क्योंकि एक बार किसी ने रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। तो कोई दूसरी कंपनी उस वैक्सीन को नहीं बना सकती, लेकिन विश्व में इस समय कोविड को लेकर वैक्सीन की आवश्यकता है। तो इसको देखते हुए भारत यहां पर कामयाब रहा है और ट्रिप्स एग्रीमेंट के तहत यहां पर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगा दी जाती थी उसमें वेवर पा लिया हमने। मतलब कि अब जो गरीब देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके पास भी सस्ते दाम पर वैक्सीन पहुंच सकेगी। हाँ, इसमें एक प्रॉब्लम ये हुआ है, नुकसान ये हुआ है कि हम चाहते थे कि वैक्सीन के अलावा भी बाकी के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, चाहे पीपीपी किट हो गया, बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर पेटेंट जो वेवर मिल जाए, लेकिन वो नहीं मिल पाया। सिर्फ जो वैक्सीन है उसके ऊपर पेटेंट वेवर मिला है। और ये सारी बातचीत अल्टीमेटली भारत, साउथ अफ्रीका मिलकर एक साथ कर रहे थे, डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, या यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन एक तरफ थे। तो कहीं ना कहीं इसी को बातचीत करके पूरा मामला जो है वो सुलझ गया। नेक्स्ट यहाँ पर जो मुद्दा था वो था टैक्स ऑन ई कॉमर्स। अब देखो ई कॉमर्स क्या है, जैसे भारत के अंदर आप देखोगे
तो बाहर से विदेशी कंपनीज आती हैं, गूगल है, फेसबुक है, बहुत सारे जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अभी तक क्या था कि 1998 से यहाँ पर उनके ऊपर टैक्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई थी, मतलब भारत उनके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। अगर कोई ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन होता है तो भारत सरकार टैक्स नहीं लगा पाती थी। अब टैक्स नहीं लगा पाएगी तो हमारे पास यहाँ पर इनकम कैसे आएगा? तो 1998 से ये चलता आ रहा था और हर मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर उसको एक्सटेंड कर दिया जाता था कि जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए। लेकिन इस बार भारत अड़ गया। भारत ने कहा कि नहीं, हम यहां पर चाहते हैं कि हम इसके ऊपर टैक्स लगाएंगे, आप बार बार इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन ऑल्दो भारत का यही कहना था कि इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम भी यहां पर टैक्स लगाना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के ऊपर। तो अभी एक्चुअली क्या हुआ है कि एक डेडलाइन सेटअप कर दिया गया, मतलब कि अभी फर्दर इसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि भारत टैक्स नहीं लगा सकता, मतलब कोई भी जो डेवलपिंग कोई भी कंट्रीज जो है वो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकती। इसको लेकर 2024 तक कोई हल निकालना होगा। भारत ने एक डेडलाइन, मतलब कि भारत के कहने पर यह डेडलाइन मानना पड़ा कि 2024 तक ही ऐसा हो पाएगा, उसके बाद हम चाहें तो टैक्स लगा देंगे। लेकिन इसको लेकर बातचीत होनी पड़ेगी। तो ये एक बड़ी, यहां पर आप कह सकते हो कि जो भारत चाहता था जिस चीज के ऊपर कि हम भी टैक्स लगाएं, तो अभी के लिए तो टैक्स नहीं लगा सकता, लेकिन हाँ 1.5-2 साल के बाद हम वापस से इसमें टैक्स लगा सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आखिरी जो मुद्दा था वो एग्रीकल्चर को लेकर, तो वो हर साल चर्चा होती है। एक्चुअली मेन प्रॉब्लम क्या है, जो डेवलप्ड देश हैं वो बार बार आरोप लगाते हैं भारत के ऊपर कि हम अपने फार्मर्स को बहुत सारा सब्सिडी देते हैं। जैसे कि सब्सिडी कैसे देते हैं, आपने देखा होगा, प्रोक्योरमेंट किया जाता है गेहूं का बड़ी मात्रा में। तो ये जो सब्सिडीज वगैरह है एग्रीकल्चर पे, पेस्टिसाइड्स वगैरह है, उन सबके ऊपर बहुत सारी सब्सिडीज मिलती हैं। तो डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं कि आप सब्सिडीज देते हो, लेकिन हमारा ये कहना है कि डेवलप्ड कंट्रीज तो बहुत लंबे समय से सब्सिडीज दे रहे हैं। उनका प्रोडक्शन ऑलरेडी इतना ज्यादा था कि अगर उनको 5-10% भी सब्सिडी दे देते हैं तो बहुत ज्यादा हो जाता है भारत से। तो यहां पर प्रेशर भारत के ऊपर बार बार डाला जा रहा था कि हम सब्सिडीज को किसी प्रकार से रोकें, लेकिन भारत चाहता कि नहीं, अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे फार्मर्स को बहुत नुकसान होगा। तो अभी के लिए क्या है कि जो सब्सिडीज रोकने की बात कही जा रही थी उसको एक्सटेंड, मतलब अभी सब्सिडीज नहीं रोका जाएगा। दूसरा सवाल था फूड सिक्योरिटी को लेकर। आपने देखा होगा भारत ने वीट के ऊपर बैन लगाया, तो इसके ऊपर आरोप ये लग रहा था कि भारत वीट के ऊपर इस तरह का जो बैन लगाता है वो ना लगाए। ऑल्दो भारत का कहना था कि नहीं, हमारे ऊपर मजबूरी हो जाती है कई बार, तो यहां पर जो बैन है वो भारत नहीं लगा सकता। लेकिन हाँ, भारत ने एक कंडीशन डाल दिया है इसमें कि अगर हमारे डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी पर अगर कोई भी चिंता आएगी, हमारे डोमेस्टिक सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी को कोई नुकसान होगा, तब हम इसके ऊपर बैन लगा सकते हैं। ऐसा क्लॉज भारत ने यहां पर डलवा दिया है। तो एक प्रकार से अगर भारत में किसी प्रकार की भुखमरी या ऐसे कोई भी प्रॉब्लम आती है, मान लो वीट का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होने लगता है, तो हम उस समय बैन लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज भारत डलवाने में कामयाब रहा है। ये कुछ 3-4 मुद्दे थे जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत की जीत हुई। अब आप खुद अब लगा सकते हो अपने हिसाब से, जो भी फैक्ट था, जो भी कुछ था, वो मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम WTO की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप बता सकते हो कि ये कब इफेक्ट में आया, ये कब एक्चुअल में स्टार्ट हुआ? इसका नाम जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कौन से ईयर में? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, अगर आप किसी भी UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स को लीजिए। लाइव फाउंडेशन कोर्स है, ये सब कुछ लाइव पढ़ाया जाएगा। इनॉग्रल ऑफर है, अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।